जब मैंने इस हफ्ते के हमारे स्रोत यानी भीष्म कुकरेती जी का वो इंटरव्यू पढ़ा तो एक सवाल मेरे दिमाग में अटक सा गया। एक आदमी जो दिल्ली में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी करता है, राज्यसभा सचिवालय में, वो अपना सारा खाली वक्त, अपनी सारी ऊर्जा एक ऐसी भाषा को बचाने में क्यों लगा देगा? एक ऐसी भाषा जिसे शायद उसके अपने ही लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये जुनून, ये जिद आती कहाँ से है? और देखिए, यही सवाल इस पूरी चर्चा का दिल है। आज हम बात कर रहे हैं दिनेश ध्यानी की जी। और ये कहानी सिर्फ एक कवि या लेखक की नहीं है, ये कहानी है एक मिशन की। ये समझने की कोशिश है कि कोई इंसान अपनी जड़ों से मतलब हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी उन जड़ों को सूखने से बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कैसे लगा सकता है। हम सिर्फ उनकी लिखी किताबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, हम उस लेखक के दिमाग में उतरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी जुनून को समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश ध्यानी का जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल के परखंडाई गांव में 8 अगस्त 1966 को। और जैसा हमने कहा, काम दिल्ली में करते हैं, तो एक तरह से वो भी उस पलायन का हिस्सा है जिसके बारे में वो इतना लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये विरोधाभास सही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हाँ। और असल में यहीं से उनकी कहानी खास हो जाती है। ज्यादातर लोग अपनी जड़ों से दूर होने के बाद धीरे धीरे कट जाते हैं। सही बात। लेकिन ध्यानी जी के केस में शायद इसी दूरी ने उस जुड़ाव को और मजबूत कर दिया। उन्हें शायद दिल्ली में रहकर ये ज्यादा शिद्दत से महसूस हुआ कि वो क्या पीछे छोड़ आए हैं और उसे बचाना कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये कोई वीकेंड हॉबी नहीं है, ये उनकी पहचान की लड़ाई है। बिल्कुल। और उनका लिखने का सफर भी देखिए कितना स्वाभाविक था। 10वीं क्लास में थे तो हिंदी में कविताएं लिखते थे, जैसा मतलब बहुत से लोग करते हैं। करते हैं। लेकिन दिल्ली आने के कई साल बाद उन्हें ये पता चला कि उनकी अपनी बोली मतलब गढ़वाली में भी इतना गहरा साहित्य लिखा जा रहा है। ये उनके लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल, एक तरह की जागृति। हाँ, और यहाँ पर मार्गदर्शन की भूमिका मतलब मेंटरशिप बहुत अहम हो जाती है। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि सीनियर साहित्यकार मदन मोहन डुकलांड ने उन्हें गढ़वाली में लिखने के लिए उकसाया। अच्छा। उन्हें रास्ता दिखाया। वहीं सुनील नेगी और मदन जोशी जैसे पत्रकारों ने हिंदी लेखन में हौसला दिया। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी मुख्य धारा से अलग भाषा में लिखते हैं ना, तो आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं चाहिए होती। हाँ। आपको एक तरह की मान्यता चाहिए होती है। हाँ, कोई आपकी पीठ थपथपाए। एग्जैक्टली। कोई सीनियर जब ऐसा करता है तो आपको यकीन होता है कि आपका काम वक्त की बर्बादी नहीं है। और उस हौसले का नतीजा ये है कि ध्यानी जी का काम आज बहुत विशाल है। लगभग 300 गढ़वाली कविताएं। 300? हाँ। गंगा जी का जौ, छन भई जी और धार और धारपोर जैसे कविता संग्रह, न्यूतेर और ढसाग जैसे कहानी संग्रह। ये तो सिर्फ एक झलक है। यहाँ रुककर एक बात समझना जरूरी है, ये सिर्फ अलग अलग किताबें नहीं है। ये मुझे एक सोची समझी रणनीति लगती है। रणनीति? वो कैसे? सोचिए, कविता से वो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, उनकी भावनाओं को छूते हैं। ठीक है। कहानियों से वो समाज की कड़वी सच्चाइयों को सामने रखते हैं, जैसे पलायन, औरतों का संघर्ष, हाँ। समाज का आईना। बिल्कुल। और अब वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिख रहे हैं, यानी वो अपनी संस्कृति के नायकों को भी जिंदा रख रहे हैं। अच्छा। तो ये तीनों चीजें मिलकर किसी भाषा और संस्कृति को बचाने का एक मजबूत किला तैयार करती हैं। भावना, सच्चाई और गौरव। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। आपने उनके विषयों का जिक्र किया, पलायन, पीड़ा, नारी संघर्ष। लेकिन यहाँ मेरे मन में वही पुराना सवाल फिर से आ रहा है। वो खुद दिल्ली में रहते हैं, तो क्या उनके लेखन में इस बात का कोई तनाव या एक अपराध बोध झलकता है कि वो उस दर्द के बारे में लिख रहे हैं जिससे वो खुद मतलब भौगोलिक रूप से दूर है? ये बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं लगता ये अपराध बोध है, बल्कि ये एक अनोखा दृष्टिकोण है। अच्छा। देखिए, जो इंसान पहाड़ में ही रह गया है उसके लिए वो संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी है। हाँ, वो उसका आदी हो जाता है। हाँ, लेकिन जो दूर बैठकर उसे देखता है उसे वो ज्यादा चुभता है। वो उस कमी को, उस बदलाव को ज्यादा साफ साफ देख पाता है। मतलब दूरी एक अलग तरह की नजर देती है। बिल्कुल। ध्यानी जी की कलम उसी चुभन से निकली है। वो उस दर्द के गवाह हैं, भले ही वो उसे रोज जीते ना हो। उनकी कविताएं उस याद और उस चिंता से जन्म लेती हैं जो दूर रहने वाले हर प्रवासी के मन में होती है। और शायद यही वजह है कि उनका साहित्य सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं रहा। वो पन्ने से उतरकर सड़क पर आ गए। हाँ, एक लेखक से एक भाषा आंदोलनकारी बन गए। और उनका सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा लक्ष्य है गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना। हाँ, और ये बात शायद कई लोगों के लिए समझना जरूरी होगा कि 8वीं अनुसूची है क्या भला? हाँ, प्लीज बताइए। ये कोई मामूली सी लिस्ट नहीं है।
किसी भाषा का इस सूची में शामिल होने का मतलब है उसे राष्ट्रीय मान्यता मिलना, अच्छा, उसे सरकारी संरक्षण और फंड्स मिलना, उसके साहित्यकारों को साहित्य अकादमी जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों का हकदार बनना, संसद में उस भाषा का इस्तेमाल हो पाना। ओ, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये किसी भाषा को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए ऑक्सीजन देने जैसा है। तो मतलब ये लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। और ध्यानी जी इस लड़ाई को सिर्फ ख्यालों में नहीं लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच चलाते हैं। हाँ। इसके जरिए वो ज्ञापन देते हैं, सेमिनार करते हैं और जरूरत पड़ती है तो धरने पर भी बैठते हैं। यहाँ भी उनकी रणनीति देखिए, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है। एक तरफ वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इसी मंच के जरिए महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल साहित्य सम्मान का आयोजन भी करते हैं। अच्छा, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव काम भी साथ में चल रहा है। हाँ, कहने का मतलब है वो सिस्टम से लड़ भी रहे हैं और साथ ही साथ अपने समाज के नायकों को सम्मानित करके अपनी भाषा का मान भी बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत परिपक्व और दूरदर्शी सोच है। बिल्कुल, आप बाहर से भी लड़ रहे हैं और घर को अंदर से भी मजबूत कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये लिखना हो गया, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकर ये एक्टिविज्म। लेकिन किसी भी भाषा की जो असली लड़ाई है वो तो अगली पीढ़ी के बीच लड़ी जाती है। सही पकड़ा आपने। क्या वो उस मोर्चे पर भी कुछ कर रहे हैं? और अब हम उनके काम के शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से पर आते हैं। अच्छा। जमीनी काम। 2016 से वो दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के कई शहरों में, श्रीनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में मुफ्त भाषा सिखाने की क्लास चला रहे हैं। मुफ्त में? मुफ्त। सोचिए, एक आदमी अपनी नौकरी के साथ, अपने लेखन के साथ ये सब भी कर रहा है। ये तो सच में कमाल है। लेकिन इंटरव्यू में एक बात पढ़कर तो मैं हैरान ही रह गई। कौन सी? 2024 से वो इंग्लैंड में भी ऑनलाइन क्लास के जरिए गढ़वाली कुमाऊनी सिखा रहे हैं। बिल्कुल। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए एक बार। लंदन में बैठा कोई बच्चा जिसकी शायद तीसरी पीढ़ी वहां रह रही है, वो अपनी दादी से गढ़वाल में वीडियो कॉल पर उनकी ही भाषा में बात कर पा रहा है। वाह! क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठा एक सरकारी अधिकारी ये क्लास चला रहा है। टेक्नोलॉजी और परंपरा का इससे खूबसूरत संगम और क्या हो सकता है? सही में ये सिर्फ भाषा सिखाना नहीं है, ये तो पीढ़ियों के बीच की टूटी हुई कड़ी को जोड़ना है। Exactly. हाँ, ये कमाल का काम है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी छिपी होगी। मतलब दिल्ली में बच्चों को गढ़वाली सिखाना एक बात है, और गढ़वाल के उन गांवों में इसे बचाए रखना जहां से बच्चे रोज बाहर जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल दूसरी लड़ाई है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ध्यानी जी इस चुनौती को समझते हैं। अच्छा। इसीलिए वो सिर्फ बाहर काम नहीं कर रहे, बल्कि अंदर की समस्याओं पर भी बात करते हैं। वो प्रकाशन और किताबों को दूर दराज के गांव तक पहुंचाने को एक बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। हाँ, ये तो होता है। किताब लिख देना एक बात है, उसे गढ़वाल के किसी दूर के गांव की लाइब्रेरी तक पहुंचाना, वो असली लड़ाई है। तो क्या वो इसका कोई समाधान भी बताते हैं या सिर्फ समस्या गिनाते हैं? नहीं, वो उन लोगों में से हैं जो समाधान पर बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को एक समर्पित गढ़वाली कुमाऊनी एकेडमी बनानी चाहिए, एक डेडिकेटेड बॉडी। हाँ, उनका सुझाव है कि गांवों में छोटी छोटी लाइब्रेरियां खुली जाएं और नियमित रूप से पुस्तक मेले लगाए जाएं ताकि लोगों तक साहित्य पहुंचे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक भावुक कवि नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक योजनाकार भी है। बिल्कुल। और वो नई पीढ़ी के लेखकों को क्या सलाह देते हैं? जो युवा गढ़वाली में लिखना चाहते हैं, उनके लिए उनका क्या संदेश है? उनकी सलाह बहुत सीधी और खरी है। वो कहते हैं, लिखने से ज्यादा पढ़ो। अच्छा। हाँ, पहले अपने पुराने साहित्यकारों को पढ़ो, समझो कि क्या काम हो चुका है। दूसरी बात, वो युवाओं को कविता से ज्यादा गद्य, मतलब कहानी, नाटक, उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो क्यों? उनका मानना है कि कविता बहुत लिखी जा रही है, लेकिन किसी भाषा की असली मजबूती उसके गद्य से बनती है। गद्य जो समाज का पूरा ताना बाना बुनता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और क्या वो ये भी चाहते हैं कि युवा सिर्फ लिखे, या उनसे कोई और भी उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण अपील है, मुझे लगता है। बताइए। वो युवाओं से कहते हैं कि सिर्फ लेखक बनकर मत रहो, भाषा आंदोलन का हिस्सा बनो। वो कहते हैं, जरूरी नहीं कि आप पैसे से ही मदद करें, आप अपने विचारों से, अपने श्रम से, या सिर्फ आंदोलन करने वालों के साथ खड़े होकर भी अपना योगदान दे सकते हैं। मतलब वो एक पूरी पीढ़ी को इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। हाँ, वो एक सेना तैयार कर रहे हैं, सिर्फ लेखक नहीं। और आज के जमाने के हिसाब से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते होंगे? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनके ब्लॉग हैं हिंदी में अक्षर छाया अनिकेत और गढ़वाली में
सिलोटू नाम से। अच्छा। हाँ, और ये दिखाता है कि वो परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। एक तरफ वो लोक कथाओं को सहेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्लॉग और फेसबुक के जरिए अपनी बात नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो वो जानते हैं कि लड़ाई हर मोर्चे पे लड़नी होगी, पुराने भी और नए भी। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो दिनेश ध्यानी की कहानी सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है। ये उस जिद की कहानी है जो एक इंसान अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के लिए करता है। सही कहा। उन्होंने अपनी भाषा के सम्मान को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। बिल्कुल। उनका काम साहित्य और सामाजिक सक्रियता का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। वो उन बहुत कम लोगों में से हैं जो अपनी कलम से समाज का दर्द भी लिखते हैं और फिर उसी दर्द को मिटाने के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष भी करते हैं। वो समस्या पर लिखते भी हैं और उसके समाधान का हिस्सा भी बनते हैं। और यहीं पर मेरे मन में एक आखिरी सवाल आता है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। पूछिए। दिनेश ध्यानी पलायन और पीड़ा के बारे में लिखते हैं जो किसी भी समाज के संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन साथ ही वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे नायकों की जीवनी पर भी काम कर रहे हैं जो उसी समाज के गौरव का प्रतीक है। हाँ, ये एक दिलचस्प कंट्रास्ट है। तो सवाल ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी संस्कृति या पहचान को जीवित रखने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसके संघर्षों और उसके घावों को दुनिया के सामने लाना ताकि मदद मिले, या फिर उसके नायकों और उसकी गौरवशाली कहानियों को अमर करना ताकि आने वाली पीढ़ियों का आत्मविश्वास बना रहे। शायद इसका जवाब इन दोनों के संतुलन में ही छिपा है। बिल्कुल, ठीक वैसा ही संतुलन जैसा दिनेश ध्यानी अपने काम और अपनी जिंदगी से साधने की कोशिश कर रहे हैं।